Hello everyone, welcome back to Abhigyan Academy. Today I'm back with a video on the topic Supreme Court of India. इंडियन पॉलिटी का एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। रिकरिंग क्वेश्चंस आते ही रहते हैं इससे सम टाइम और द अदर इन द एग्जामिनेशंस, ठीक है। चलिए एक एक करके देखते हैं, अ ब्रीफ डिस्कशन ऑन दिस टॉपिक सो दैट यू अंडरस्टैंड इसके कोर कॉन्सेप्ट्स क्या है और आपको क्या जानना जरूरी है फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। तो ये सुप्रीम कोर्ट जो है, इट इज मेंशन्ड, इससे रिलेटेड जो भी चीजें है, इट इज मेंशन्ड फ्रॉम द आर्टिकल्स 124 टू 127, ठीक है। इसमें क्या क्या लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, कि सुप्रीम कोर्ट को ऑर्गेनाइज कैसे किया गया है, उसके अंदर काम कैसे होता है, सुप्रीम कोर्ट का इंडिपेंडेंस, कि सुप्रीम कोर्ट को कहां कहां छूट है, एंड वेर इज सुप्रीम कोर्ट आंसरेबल, कहां पे उस पर रोक लगाई जा सकती है। अबाउट द जुरिस्डिक्शन, जुरिस्डिक्शन एज इन कि उसका इलाका कितना है, किन किन मैटर्स पे सुप्रीम कोर्ट अपना जजमेंट दे सकता है। द पावर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कितना पावरफुल है, कहां तक हाथ है उसका, एंड ऑल्सो द प्रोसीजर्स कि सुप्रीम कोर्ट में काम होता कैसे, व्हाट इज द प्रोसीजर बाय विच दिस कोर्ट ऑपरेट्स। तो सुप्रीम कोर्ट के फंक्शंस देखते हैं एक एक करके। द फर्स्ट फंक्शन इज दैट द सुप्रीम कोर्ट इज अ गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मतलब ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को किसी भी गलत चेंज से बचाता है। देखिए हम सब जानते हैं दैट आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज फ्लेक्सिबल इन नेचर। इसका मतलब कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके चेंज किया जा सकता है। वी नो अबाउट अमेंडमेंट्स, आई हैव आल्सो मेड अ वीडियो ऑन अमेंडमेंट्स फ्यू वीक्स बैक, आई थिंक इफ यू वांट यू कैन वॉच इट। तो अमेंडमेंट्स के थ्रू आप संविधान को बदल सकते हो। अब मान लो कि द गवर्नमेंट, द सरकार, द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू मेक सम अनडिजायरेबल चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन। वो कुछ चेंज कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारे लिए सही नहीं है, जो हमें पसंद नहीं, विच इज नॉट गुड फॉर अस। ऐसी चीज को कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है, या फिर कोर्ट खुद से भी ऐसी चीजों में इंटरफेयर करके गवर्नमेंट को रोक सकता है। बट व्हाट यू आर डूइंग इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, यू आर हार्मिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें गलत गलत चेंजेस मत किया करो। दे प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, दे आर द गारंटर ऑफ आवर फंडामेंटल राइट्स। हमारे फंडामेंटल राइट्स अगर कभी भी कहीं भी वायलेट होते हैं, वी हैव द फुल राइट टू गो एंड कंप्लेन एंड फाइल अ केस एट द सुप्रीम कोर्ट। पिटिशन डालने का पूरा पूरा हक है हम। उसके बाद इट इज द सोल अथॉरिटी ऑफ रिजॉल्विंग डिस्प्यूट्स। मतलब अगर प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है, अगर प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कोई डिस्प्यूट होता है कि नहीं ये सही से नहीं जीता है, कुछ गड़बड़ हुआ है इलेक्शन में, अगर किसी को भी ऐसा लगता है तो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन डिस्प्यूट्स ये भी सुप्रीम कोर्ट ही हैंडल करता है। उसके अलावा सेंटर स्टेट डिस्प्यूट्स, मान लो कोई स्टेट गवर्नमेंट का सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई डिस्प्यूट हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ बोल दिया जो स्टेट गवर्नमेंट को पसंद नहीं आ रहा है, स्टेट गवर्नमेंट कोऑपरेट नहीं कर रहा है, ऐसा डिस्प्यूट इज टेकन टू द सुप्रीम कोर्ट एंड इट इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील, इट इज आवर एपेक्स कोर्ट, सबसे ऊपर का कोर्ट है, उच्चतम न्यायालय है ये भारत का, इट इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील। मतलब अगर लोअर कोर्ट में भी आपकी बात नहीं सुनी जाती है, हाई कोर्ट में भी नहीं सुनी जाती है, आप सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। अब सुप्रीम कोर्ट है तो जज भी होगा, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने का एलिजिबिलिटी क्या है, हाउ डू यू बिकम अ जज इन द सुप्रीम कोर्ट, इट इज मेंशन्ड इन आर्टिकल 124 क्लॉज 2, ठीक है। देखते हैं क्या होता है। सबसे पहला, यू हैव टू बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। ऑफ कोर्स कोई बाहर का आदमी तो आके हमारा सुप्रीम कोर्ट नहीं चला सकता ना। यू हैव टू बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया एंड योर एज हैज टू बी लेस देन 65 इयर्स, ठीक है। क्योंकि 65 इयर्स पे सुप्रीम कोर्ट के जजेस रिटायर हो जाते हैं। योर एज हैज टू बी लेस देन 65 इयर्स एंड यू हैव टू बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। सेकंड, आपके पास हाई कोर्ट जज हिसाब से काम करने का एटलीस्ट 5 साल एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। यू शुड हैव द एक्सपीरियंस एज अ जज ऑफ द हाई कोर्ट फॉर एटलीस्ट 5 इयर्स, और यू शुड हैव द एक्सपीरियंस ऑफ बीइंग एन एडवोकेट ऑफ द हाई कोर्ट फॉर एटलीस्ट 10 इयर्स, की एटलीस्ट 10 साल के लिए आपने किसी हाई कोर्ट में एज एन एडवोकेट, एज अ लॉयर काम किया, ठीक है। और एक और क्राइटेरिया ये भी होता है, अगर प्रेसिडेंट को लगता है दैट यू आर अ डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट,
आपका आप एक बहुत ही डिस्टिंग्विश्ड इंसान है जिसका लॉ जुडिशरी इस पे काफी अच्छा और एनालिटिकल नॉलेज है, इन दैट केस प्रेसिडेंट आपको अलग से अपॉइंट कर सकता है एज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। अब अपॉइंट कौन करता है? सीजेआई को। आर्टिकल 124 क्लॉज 2 में ये भी लिखा है कि जो सीजेआई है, सीजेआई इज बेसिकली द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट कौन करता है? सीजेआई इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ आवर कंट्री। ठीक है, और सीजेआई को अपॉइंट करने के बाद अदर देन सीजेआई अगर कोई दूसरा जज अपॉइंट करना है सुप्रीम कोर्ट के लिए, या फिर कोई जज प्रेसिडेंट को अपॉइंट करना है हाई कोर्ट के लिए, तो उसके लिए प्रेसिडेंट हैज टू कंसल्ट द सीजेआई। मतलब इट इज कंपल्सरी, सीजेआई को कंसल्ट किए बिना प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट का कोई दूसरा जज या हाई कोर्ट का कोई जज अपॉइंट नहीं कर सकता। सीजेआई को भी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है। अब अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर क्या है? अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर इज ऑल्सो मेंशन्ड इन आर्टिकल 124 क्लॉज 2। देखते हैं कि वो प्रोसीजर है क्या। ठीक है, एज आई सेड कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के किसी जज को अपॉइंट करते टाइम प्रेसिडेंट को चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कंसल्ट करना ही पड़ेगा। ठीक है, उसके अलावा सीजेआई जो है, ये सीजेआई उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के 4 सीनियर मोस्ट जजेस को जाके कंसल्ट करता है। ठीक है, उसके बाद सीजेआई नो ओपिनियन कंट्रेरी टू दैट ऑफ सीजेआई शैल बी कम्युनिकेटेड टू द प्रेसिडेंट। इसका मतलब यह है कि सीजेआई का जो ओपिनियन होगा उसके अलावा कोई दूसरा ओपिनियन प्रेसिडेंट के पास नहीं पहुंचेगा। सीजेआई का ओपिनियन ही फाइनल ओपिनियन है, ही हैज द प्राइमेसी इन द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। ठीक है, और ये जो भी कंसल्टेशन प्रोसेस होगा ये राइटिंग में होगा पूरा। प्रेसिडेंट जो उससे कंसल्ट करेगा ये भी राइटिंग में, सीजीआई की तरफ से भी जो रिकमेंडेशन आएगा वो भी राइटिंग। उसके अलावा जब जजेस अपॉइंट होते हैं, स्पेशली जब सीजीआई अपॉइंट होता है, ये कहीं पे लिखा तो नहीं है, बट कन्वेंशनली सिस्टम ये है कि सीनियर मोस्ट प्रिंसिपल यूज होता है कि सुप्रीम कोर्ट का सीजीआई जाने के बाद उसके बाद जो भी जजेस बचेंगे उसमें से सीनियर मोस्ट जज ही अगला सीजीआई बनेगा। दैट इज हाउ इट वर्क्स। ठीक है, अब देर आर 3 केसेस दैट वी विल लुक एट। फर्स्ट जजेस केस, सेकेंड जजेस केस और थर्ड जजेस केस। ये 3 केसेस सुप्रीम कोर्ट में हुए थे। फॉर व्हाट रीजन? देखो, कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ है कि द सुप्रीम कोर्ट जजेस विल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। ये कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि सीजीआई को प्रेसिडेंट को कंसल्ट करना ही पड़ेगा। ठीक है, हाँ ये है कि प्रेसिडेंट विल कंसल्ट द सीजीआई, ऐसा नहीं लिखा है कि सीजीआई का बात ही फाइनल बात है। ठीक है, बट दैट इज हाउ द सिस्टम वर्क्स, और ये डिस्प्यूट हुआ है कोर्ट में पहले। फर्स्ट जजेस केस में डिस्प्यूट हुआ था। फर्स्ट जजेस केस इज फ्रॉम द ईयर 1981। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि कंसल्टेशन का मतलब कंकरेंस नहीं है। कंकरेंस मींस दैट द डिसीजन ऑफ प्रेसिडेंट इज कॉन्करेंट विद दैट ऑफ द सीजेआई। कॉन्करेंट मतलब सेम, कि प्रेसिडेंट बोल रहा है मैं इसको सीजेआई बनाऊंगा अगला या जज बनाऊंगा, सीजेआई भी बोल रहा है कि मैं भी इसी को अगला जज बनाऊंगा। ठीक है, दैट इज कॉन्करेंस। बट फर्स्ट जजेस केस में ये क्लियर कर दिया गया था कि कंसल्टेशन इज नॉट कॉन्करेंस। हाँ, प्रेसिडेंट कंसल्ट जरूर कर सकता है सीजेआई को, बट नेसेसरी नहीं है कि उसको सीजीआई का बात ही मानना पड़ेगा कंसल्टेशन के बाद। वो बाद में किसी और को भी अपॉइंट कर सकता है। दैट वाज सेड इन द फर्स्ट जजेस केस। बट सेकंड जजेस केस में फिर से ये बोला गया कि नहीं, कंसल्टेशन का मतलब कंकरेंस है। प्रेसिडेंट कंसल्ट करेगा, इसका मतलब यही है कि सीजीआई जिसको पॉइंट आउट करेगा, एज अ रिजल्ट ऑफ दैट प्रेसिडेंट को उसी को चूज करना पड़ेगा। कंसल्टेशन मींस कॉन्करेंस। इफ यू आर कंसल्टिंग द सीजीआई, you have to have the same opinion as what the CGI is telling you. There is no other option on that. Then we have the third judges case. थर्ड जजेस केस ने कोलिजियम सिस्टम बना दिया कि देयर विल बी अ कोलिजियम। उस कोलिजियम में कौन कौन होगा? इट्स बेसिकली लाइक अ ग्रुप। कोलिजियम में होगा सीजेआई, द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और उसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के और 4 सीनियर मोस्ट जजेस। ठीक है, अब ये लोग मिलके जो आपका कंसल्टेशन देंगे
प्रेसिडेंट को कि इसको बनाओ जज, प्रेसिडेंट इज बाउंड टू अपॉइंट दैट पर्सन। ठीक है, अब डिफरेंस ये है कि सुप्रीम कोर्ट के लिए कोलिजियम अलग है, हाई कोर्ट के लिए कोलिजियम अलग। ठीक है, अगर सुप्रीम कोर्ट का जज अपॉइंट करना है उसके लिए जो सिलेक्शन कोलिजियम रहेगा, दैट कोलिजियम विल हैव द सीजेआई, एंड अलोंग विद द सीजेआई देयर विल बी फोर मोस्ट सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, इनका जो ओपिनियन होगा दैट विल बी बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट टू अपॉइंट अ जज इन द सुप्रीम कोर्ट। फॉर द हाई कोर्ट देयर विल बी अ कोलिजियम, उस कोलिजियम में कौन रहेगा, देयर विल बी द सीजेआई, द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और उसके साथ साथ देयर विल बी टू सीनियर मोस्ट जजेस। ठीक है, ये कोलिजियम हाई कोर्ट में जज अपॉइंटमेंट का कंसल्टेशन देगा, और ये जो भी देगा इट विल बी बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट टू अपॉइंट। अब बीच में द गवर्नमेंट मेड समथिंग नोन एज द एनजैक। ठीक है, द नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन, द एनजैक। ठीक है, हुआ क्या, गवर्नमेंट ने बोला कि कॉलेजियम सिस्टम ठीक नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी नहीं लिखा है कि कॉलेजियम होना चाहिए और प्रेसिडेंट को सीजीआई का ही बात मानना पड़ेगा अपॉइंटमेंट के लिए, बस कंसल्टेशन लिखा हुआ था, कंपलसरी नहीं लिखा हुआ था। ठीक है, एनजैक का कंपोजिशन कैसा बना था, एनजैक का कंपोजिशन ऐसा था कि एनजैक में कौन कौन रहेगा उस कमीशन में, द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया विल बी प्रेजेंट, अलॉन्ग विद दैट सुप्रीम कोर्ट के और दो जजेस रहेंगे, हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट में जो लॉ मिनिस्टर है वो रहेगा। ठीक है, और उसके साथ साथ दो सिविल सोसाइटी एक्सपर्ट्स, मतलब हमारे सिविल सोसाइटी से दो बड़े एक्सपर्ट्स रहेंगे जो लॉ के फील्ड में बहुत एक्सपर्ट होंगे, काफी नॉलेजेबल होंगे। और इन दो लोगों को कौन सिलेक्ट करेगा, दीज टू पीपल विल बी नॉमिनेटेड बाय टू पीपल, द प्राइम मिनिस्टर एंड द लीडर ऑफ अपोजिशन, ये दोनों मिलके ये सिविल सोसाइटी एक्सपर्ट्स को नॉमिनेट करेंगे। ठीक है, बट फिर फोर्थ जजेस केस हुआ साल 2015 में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एनजैक नहीं चलेगा, एनजैक इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, एनजैक को हटाओ, मारो गोली, हम तो कोलिजियम सिस्टम से ही काम करेंगे, हमें कुछ और नहीं चाहिए। अब इसके बाद लेट्स लुक, हमने ये तो देख लिया कि जज अपॉइंट कैसे होता है, ये सबने समझ लिया, पर जज को हटाया भी तो जा सकता है, जजेस कैन बी रिमूव्ड आल्सो। ठीक है, जजेस रिमूव कैसे होते हैं, जजेस का रिमूवल इज मेंशन्ड इन आर्टिकल 124 क्लॉज 4। ठीक है, जजेस के रिमूवल के लिए भी आल्सो हैव अ लॉ, दैट लॉ इज नोन एज द जजेस इंक्वायरी एक्ट ऑफ 1968। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, अब होता यह है कि देखो, जज को अगर अपॉइंट प्रेसिडेंट कर रहा है, जज को रिमूव भी सिर्फ प्रेसिडेंट ही कर सकता है। ठीक है, द अथॉरिटी टू साइन द रिमूवल ऑफ द जज इज द प्रेसिडेंट। अब रिमूवल किस ग्राउंड पे हो सकता है, दो ग्राउंड्स पे रिमूवल हो सकता है जज का, इट इज मेंशन्ड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, आइदर फॉर प्रूवन मिसबिहेवियर और प्रूवन मिसकंडक्ट, ये प्रूव हो गया कि उसने किसी के साथ गलत बर्ताव या गलत बिहेवियर किया है, या फिर फॉर इनकैपेसिटी, इनकैपेसिटी मींस कि वो इस काम को करने के लायक नहीं, उससे ये काम ढंग से हो नहीं पा रहा है, जज करने का केसेस को, उसको निकालो। फॉर दीज टू पॉइंट्स, आइदर फॉर प्रूवन मिसकंडक्ट और फॉर इनकैपेसिटी, अ जज कैन बी रिमूव्ड। ठीक है, और जजेस का जो रिमूवल है वो पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस में एड्रेस होता है। ठीक है, जब पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस जज के रिमूवल को अप्रूव करती है, उसके बाद जो रेजोल्यूशन बनता है जज को रिमूव करने का, दैट रेजोल्यूशन इज देयर साइंड बाय द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट अपने मर्जी से नहीं हटाता, ऑफ कोर्स प्रेसिडेंट हमारे देश में अपने मर्जी से कुछ नहीं कर पाता है, हर जगह साइन और अप्रूवल उसी का होता है, पर डिसीजन दूसरे जगह से आता है हमेशा। यहां भी इन रिमूवल द डिसीजन इज कमिंग फ्रॉम द पार्लियामेंट, president will then approve it, and president will be the removing authority of the judge. अब सुप्रीम कोर्ट के टाइप्स ऑफ जुरिस्डिक्शन देखते हैं, जुरिस्डिक्शन एज इन कहां कहां सुप्रीम कोर्ट अपना काम कर सकता है, इन विच एरियाज। द फर्स्ट इज ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन आर्टिकल 131 में मेंशन है। नाउ व्हाट इज ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का मीनिंग होता है कि ऐसे केसेस विच आर एक्सक्लूसिव टू द सुप्रीम कोर्ट ओनली, मतलब ऐसे केसेस जिसके लिए तुम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो
और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही जा सकते हो। ऐसा केस लेके तुम लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट नहीं जा सकते। ये केस सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में ही चलेगा। दिस काइंड ऑफ केसेस आर पार्ट ऑफ द ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, अब ये कैसे कैसे केसेस इंक्लूड करता है, ऐसे ये कौन से केसेस है जो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में हो सकता है, बाहर नहीं हो सकता। मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है, ठीक है, या फिर दो स्टेट गवर्नमेंट्स में अगर डिस्प्यूट हो जाता है, या फिर दो से ज्यादा स्टेट गवर्नमेंट और एक साइड में इंडियन गवर्नमेंट के बीच में डिस्प्यूट हो जाता है, दीज काइंड ऑफ डिस्प्यूट्स कैन ओनली बी चैलेंज्ड इन द सुप्रीम कोर्ट, एंड बिकॉज ऑफ दिस these disputes are part of the Supreme Court's original jurisdiction। लेकिन अगर स्टेट और सेंटर के बीच में ऐसा कोई डिस्प्यूट हुआ, स्टेट और सेंटर के बीच में ऐसा कोई डिस्प्यूट हुआ जो किसी इंटरनेशनल ट्रीटी के वजह से हुआ है, और ये इंटरनेशनल ट्रीटी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनने के पहले हो चुका है। हमारा संविधान कब बना? 26 जनवरी 1950। तो 26 जनवरी 1950 के पहले अगर किसी पर्टिकुलर ट्रीटी के कारण आज के दिन में सेंटर और स्टेट के बीच में डिस्प्यूट हो रहा है, ऐसा टाइप का डिस्प्यूट ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का पार्ट नहीं होता। बट एनी अदर dispute between government, the center and the state, or state and state, or many states and center, these disputes are part of the original jurisdiction of Supreme Court. Next comes the writ jurisdiction. What is the writ jurisdiction? Writs are nothing but they are kind of instructions that the court can issue to the authorities कि ये करो। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट का जो रिट जुरिस्डिक्शन है वो आर्टिकल 32 में मेंशन है। ठीक है, आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट का रिट मेकिंग जुरिस्डिक्शन मेंशन्ड है। आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट का रिट जुरिस्डिक्शन मेंशन है। अब सुप्रीम कोर्ट जो है वो सिर्फ फंडामेंटल राइट्स रिलेटेड केस में ही रिट्स इशू कर सकता है अंडर आर्टिकल 32, और जो हाई कोर्ट्स है दे कैन इशू रिट्स ऑन फंडामेंटल राइट्स आल्सो एंड अदर देन फंडामेंटल राइट्स इन एनी अदर मैटर आल्सो। ठीक है, and this is mentioned in article 226। this is why we say that high court's writ jurisdiction is wider than the writ jurisdiction of supreme court। क्यों? क्योंकि हाई कोर्ट तो किसी भी मामले में रिट दे सकता है, बट सुप्रीम कोर्ट सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल मामले के राइट्स में ही रिट्स इशू कर पाएगा। एंड व्हाट आर द रिट्स? वी हैव 5 रिट्स इन इंडिया। हेबियस कॉर्पस, ठीक है, हेबियस कॉर्पस का मतलब होता है मे आई हैव द बॉडी। इसका मतलब है कि आपको कोई भी इलीगली डिटेन नहीं कर सकता। अगर कोई आपको पकड़ के अरेस्ट करके लेके गया है, दे आर बाउंड कि आपको ले जाके कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करना ही पड़ेगा। दिस इज हेबियस कॉर्पस। दूसरा है मैंडमस। मैंडमस का मतलब होता है वी कमांड। ठीक है, मान लीजिए कि जो पब्लिक अथॉरिटीज है वो अपना काम ढंग से नहीं कर रही। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि जो जीएमसी है एक पब्लिक अथॉरिटी है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। ठीक है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आपके एरिया का कचरा साफ नहीं कर रही है, बहुत दिन से अपना ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर रही है। आप जाके एक रिट जुरिस्डिक्शन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज क्लीन एनवायरनमेंट हमारा एक फंडामेंटल राइट ही तो है अंडर आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ। आप जाकर रिट के लिए केस कर सकते हैं कि म्युनिसिपलिटी अपना काम नहीं कर रही। एट दैट पॉइंट सुप्रीम कोर्ट एक मैंडमस रिट इशू करेगी एंड इट विल कमांड द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कि आई एम ऑर्डरिंग यू, जाओ जाके अपना ड्यूटी पूरा करो और उस बंदे का जो एरिया है, इलाका है, उसको साफ करो। ठीक है, इट्स बेसिकली लाइक सुप्रीम कोर्ट इशूज एन ऑर्डर टू अ पब्लिक अथॉरिटी टू डू समथिंग। द नेक्स्ट रिट इज सर्शियोररी। सर्शियोररी का मतलब कि मान लो किसी लोअर कोर्ट में आपका केस चल रहा था या किसी ट्राइब्यूनल में आपका केस चल रहा था। अब लोअर कोर्ट और ट्राइब्यूनल में जब केस चल रहा था ना, व्हाट आर ट्राइब्यूनल्स? ट्राइब्यूनल्स आर क्वासी जुडिशियल बॉडीज। क्वासी जुडिशियल बॉडीज का मीनिंग क्या है? द वर्ड क्वासी मींस ऑलमोस्ट लाइक समथिंग बट नॉट एग्जैक्टली दैट। ट्राइब्यूनल्स जो है दे हैव बीन मेड फॉर स्पेसिफिक पर्पसेस। जैसे एनवायरमेंट इशू के लिए वी हैव द ग्रीन ट्राइब्यूनल, आर्मी के लिए वी हैव द आर्म फोर्सेस ट्राइब्यूनल, आईएएस ऑफिसर्स के लिए वी हैव द नेशनल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल,
और द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल, ठीक है। फॉर डेट एंड फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स वी हैव द डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, केसेस होते हैं, उसपे सुनवाई होती है, जजमेंट होता है, बट क्या ये एग्जैक्टली कोर्ट्स हैं? दे आर नॉट एग्जैक्टली द कोर्ट्स, बट समथिंग लाइक द कोर्ट्स, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड क्वासी जुडिशियल बॉडी। अब मान लीजिए किसी लोअर कोर्ट या ट्राइब्यूनल में आपका केस चल रहा था, आपका केस हो गया और आपको एक जजमेंट मिल गया, बट जो सुप्रीम कोर्ट है, जो हायर कोर्ट है, उसको लगा कि लोअर कोर्ट में आपका जजमेंट ढंग से नहीं दिया गया, सो दे कैन ट्रांसफर द केस टू देमसेल्व्स आफ्टर द जजमेंट हैज बीन गिवन बाय द लोअर कोर्ट। सर्शियरी को ये भी कहते हैं दैट वी सर्टिफाई। एंड नेक्स्ट, द नेक्स्ट रिट इज प्रोहिबिशन। सर्शियरी में क्या हो रहा था, दैट योर केस वाज ट्रांसफर्ड टू द हायर कोर्ट आफ्टर दे हैड गिवन द जजमेंट। बट प्रोहिबिशन में क्या होता है कि मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट हायर कोर्ट को लगा कि लोअर कोर्ट या ट्राइब्यूनल में आपका जो केस चल रहा है, उस केस का प्रोसीडिंग्स ही पूरा का पूरा गलत है, तो यहां पे क्या करेगा, दे विल यूज प्रोहिबिशन रिट, विच इज लाइक टू प्रोहिबिट, कि मैं मना कर दूंगा। मैं तुम्हारा जजमेंट आने के पहले ही मुझे अगर लग गया कि तुम्हारा प्रोसीडिंग ढंग से नहीं हो रहा है, मैं केस लोअर कोर्ट ट्राइब्यूनल से सुप्रीम कोर्ट में, हायर कोर्ट में ट्रांसफर करवा लूंगा। तो अब प्रोहिबिशन और सर्शियरी में डिफरेंस क्या है? सर्शियरी में केस खत्म होने के बाद, जजमेंट आने के बाद, सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर्स द केस फ्रॉम द लोअर कोर्ट टू इटसेल्फ, बट इन प्रोहिबिशन द केस, सुप्रीम कोर्ट डज नॉट वेट फॉर द जजमेंट। जजमेंट आने के पहले ही, व्हाइल द प्रोसीडिंग्स ऑफ योर केस आर गोइंग ऑन, उसी टाइम के बीच में सुप्रीम कोर्ट पूरा प्रोसीडिंग्स को प्रोहिबिट करके बीच में से ही आपका केस ट्रांसफर करके ले आता है। दैट इज द बेसिक डिफरेंस। सर्शियरी में जजमेंट आने के बाद, प्रोहिबिशन में केस चलते टाइम ही ट्रांसफर कर लेता है, ठीक है, और सर्शियरी में उसके बाद। दैट इज द डिफरेंस। एंड द लास्ट रिट इज क्वो वरांटो, व्हिच मींस बाय व्हाट अथॉरिटी। बेसिकली ये क्वेश्चन करता है अथॉरिटीज को, सुप्रीम कोर्ट, कि तुमने किस अथॉरिटी से ये काम किया, मतलब क्या हक है तुमको ये काम करने का। मान लो कहीं पे किसी ने एक ऐसा आदमी जो क्लास 10 भी पास नहीं किया है, उसको ले जाकर आईएएस ऑफिसर बना दिया कहीं पे, क्या ऐसा आदमी आईएएस बन सकता है? नहीं बन सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट उस टाइम एक क्वो वरांटो रिट इशू कर सकता है कि ये आदमी तो आईएएस बनने लायक है ही नहीं, किस हक से, किस अथॉरिटी से तुमने इसको आईएएस बनाया, और उसको हटा सकता है, ठीक है। सो दीज आर द रिट्स दैट द सुप्रीम कोर्ट कैन इशू। ये रिट्स हाई कोर्ट भी इशू कर सकता है अंडर आर्टिकल 226, बट फर्क यही है कि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के मामले में रिट्स देता है, हाई कोर्ट किसी भी मामले में रिट्स दे पाए। नेक्स्ट वी हैव समथिंग कॉल्ड एपीलेट जुरिस्डिक्शन। एज द नेम सजेस्ट, एपीलेट जुरिस्डिक्शन कम्स फ्रॉम अपील। मान लीजिए आपको हाई कोर्ट में एक जजमेंट मिला, आपको जजमेंट पसंद नहीं आया, यू कैन अपील दैट जजमेंट इन द सुप्रीम कोर्ट। आपको लोअर कोर्ट में कोई जजमेंट मिला, आपको पसंद नहीं आया, आप लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट में जाकर अपील कर सकते हैं, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट हैज अपीलेट जुरिस्डिक्शन। आप हाई कोर्ट या लोअर कोर्ट का केस सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हो आके, ठीक है। अब कैसे होता है अपील, कैसे होता है? अपील होने के लिए दो चीजें चाहिए। अगर हाई कोर्ट ने आपको एक सर्टिफिकेट दिया कि हाँ, एक कुछ क्वेश्चन रह जा रहा है जो शायद ठीक से एड्रेस नहीं हुआ है, और मुझे लगता है कि ये केस सुप्रीम कोर्ट को एड्रेस करना चाहिए, अगर हाई कोर्ट से आपको ये सर्टिफिकेट मिलता है, देन यू कैन यूज दैट सर्टिफिकेट टू चैलेंज दैट केस और अपील दैट केस इन द सुप्रीम कोर्ट। और अगर आपको नहीं भी मिले, अगर आपको वो सर्टिफिकेट नहीं भी मिले, देन यू कैन फाइल फॉर अ स्पेशल लीव पिटिशन, SLP। अब वो सुप्रीम कोर्ट का डिस्क्रिप्शन है कि वो स्पेशल लीव पिटिशन ग्रांट करेगा या नहीं। आप SLP यूज करके भी, देखिए हाई कोर्ट ने आपको सर्टिफिकेट दे दिया तो वेल एंड गुड, आप सर्टिफिकेट यूज करके अपील कर दीजिए सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन अगर हाई कोर्ट ने सर्टिफिकेट नहीं दिया, यू कैन यूज समथिंग कॉल्ड अ स्पेशल लीव पिटिशन टू अपील योर केस इन द सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट ने SLP एक्सेप्ट कर लिया तो केस हो गया आपका, सुप्रीम कोर्ट ने SLP रिजेक्ट कर दिया तो वो आपका अपील भी रिजेक्ट कर देगा, ठीक है। अब कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस का अपील आर्टिकल 132 में है, सिविल केसेस का अपील 133 में मेंशन्ड है, और क्रिमिनल केसेस का अपील आर्टिकल 134 में मेंशन, ठीक है। अब आर्म्ड फोर्सेस से रिलेटेड अगर कोई केस हो, और आर्म्ड फोर्स का केस अगर सुप्रीम कोर्ट में रेफर करना है,
उसके लिए यू नीड टू यूज अ स्पेशल लीव पिटीशन ओनली, देयर इज नो अदर, एंड दिस इज मेंशन्ड इन आर्टिकल 136 की सुप्रीम कोर्ट के पास डिस्क्रिशन है। डिस्क्रिशन मतलब वो अपने मर्जी से किसी आर्म फोर्स के केस के लिए स्पेशल लीव पिटीशन ग्रांट कर सकता है, अपने मर्जी से, बिना सामने से पाए, ठीक है। दिस इज मेंशन्ड इन आर्टिकल 136। देन सुप्रीम कोर्ट हैज समथिंग कॉल्ड एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन मींस इट इज मेंशन्ड फर्स्टली इन आर्टिकल 143। एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन में क्या होता है, द प्रेसिडेंट कैन आस्क द सुप्रीम कोर्ट for advice on important legal or factual matters of public interest or issue related to pre-constitutional agreements or treaties। मतलब अगर मान लीजिए कोई लीगल मैटर है, कोई एक फैक्ट है, लीगल फैक्ट, कोई लीगल इशू है, कोई ट्रीटीज है, कुछ भी है, प्रेसिडेंट चाहे तो अपने डाउट्स, लीगल डाउट्स को वो सुप्रीम कोर्ट से रेफर करके उसका आंसर मांग सकता है। बेसिकली प्रेसिडेंट जाके एडवाइस मांग सकता है सुप्रीम कोर्ट से कि इस मैटर पे मैं क्या करूं, एंड सुप्रीम कोर्ट हैज द पावर टू एडवाइस द प्रेसिडेंट ऑफ दैट। दिस इज नोन एज सुप्रीम कोर्ट्स एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, ठीक है। और आर्टिकल 42 ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के पास इतना पावर होना चाहिए कि वो किसी भी केस में कंप्लीट जस्टिस कर पाए, कि एक इंसान को अपना पूरा का पूरा न्याय मिले, ये इंश्योर करने का पावर सुप्रीम कोर्ट के पास है। वी हैव समथिंग कॉल्ड द एक्टिंग चीफ जस्टिस व्हिच इज मेंशन्ड इन आर्टिकल 126, ठीक है। मान लो कि सीजेआई का ऑफिस वेकेंट हो गया, ठीक है, मे बी रिटायरमेंट के पहले, गॉड फॉरबिड, बट किसी कारणवश सीजीआई की हेल्थ खराब हो गई, या उनकी डेथ हो गई, उनका देहांत हो गया, कुछ भी हो सकता है, या फिर उन्होंने अर्ली रिटायरमेंट ले लिया टाइम के पहले, तो सीजीआई का ऑफिस टेम्पररीली वेकेंट हो जाता है। तो ये जो टेम्पररी वैकेंसी आ गया, अगला सीजेआई आने तक ये टेम्पररी वैकेंसी फिलअप करना है, तो द जज विच इज कॉल्ड इन टू फिल अप दैट टेम्पररी वैकेंसी ऑफ सीजीआई, जब तक अगला सीजीआई नहीं आ जाता या वही वाला सीजीआई वापस नहीं आ जाता, ठीक है, ये टेम्पररी वैकेंसी के लिए जिस जज को सीजीआई बनाया जाता है, दैट जज इज कॉल्ड द एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। अब इसका काम क्या है, ये तभी होता है जब मान लीजिए कि चीफ जस्टिस अपना ड्यूटीज परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, ठीक है, या फिर सीजीआई बीमार है, या उनका देहांत हो चुका है, वो पहले रिटायर हो चुके हैं टाइम से, कोई टेम्पररी वैकेंसी आ गई है, और टेम्पररी वैकेंसी को अगले सीजीआई का अपॉइंट होने तक फिलअप करना है, तो वो जो टेम्पररी बंदा एक बैठता है आके बीच में, ही इज द एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, एंड ही इज ऑल्सो अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर दैट पर्पस ओनली, ठीक है। देन वी हैव समथिंग कॉल्ड एड हॉक जज इन आर्टिकल 127। एड हॉक जज क्या होता है कि मान लीजिए क्या होता है कि कभी कभी कुछ एड हॉक रिक्वायरमेंट्स आती है। एड हॉक, द वर्ड में एड हॉक मींस सडन। मान लीजिए कोर्ट में कोई सडन रिक्वायरमेंट आ गया जिसके लिए उन्हें एक और किसी एक्स्ट्रा जज की जरूरत है, उसके लिए क्या होता है कि टेम्पररी बेसिस पे, टेम्पररी पीरियड ऑफ टाइम के लिए एक जज को अपॉइंट किया जाता है। अब बोलोगे इसका एक्टिंग चीफ जस्टिस से डिफरेंस क्या है? डिफरेंस यही है कि एक्टिंग सीजेआई सिर्फ और सिर्फ सीजेआई के टेम्पररी पोस्ट के वैकेंसी के लिए अपॉइंट होता है, बट एड हॉक जज जरूरी नहीं है कि वो सीजीआई हो, वो कोई भी दूसरा जज हो सकता है। मान लीजिए कि कोई एक इमरजेंसी काम आ गया, उसके लिए दो जज कम पड़ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट को उस पर्टिकुलर काम के लिए सुप्रीम कोर्ट को दो जजेस एक्स्ट्रा चाहिए। फॉर दैट दे कैन गेट टू एड हॉक जजेस, ठीक है। तो ये क्या है, एड हॉक जज आर दोज जजेस जिनको टेम्पररी टाइम के लिए अपॉइंट किया जाता है, थोड़े टाइम के लिए, ठीक है। अब होता क्या है, जो चीफ जस्ट एक्टिंग चीफ जस्टिस को अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट, एड हॉक जज को अपॉइंट करता है सीजेआई। मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट में कोई सडन एक्स्ट्रा काम पड़ गया, तो सीजेआई क्या करेगा, सीजेआई किसी एक हाई कोर्ट से किसी एक जज को टेम्पररी बेसिस के लिए सुप्रीम कोर्ट का जज बना देगा कि जब तक ये काम खत्म नहीं होता आप सुप्रीम कोर्ट के जज बन जाओ। जैसे ही काम खत्म हो जाता है, द एड हॉक जज देन गोज बैक टू हिज ओरिजिनल हाई कोर्ट, ठीक है। और अगर सीजीआई को किसी को एड हॉक जज बनाना है, उसके लिए सीजीआई को दो लोगों से अप्रूवल और कंसल्टेशन चाहिए होता है। पहला है प्रेसिडेंट, दूसरा सीजीआई जिस हाई कोर्ट से जज को बुला के ला रहा है, उस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के साथ भी सीजीआई को कंसल्ट करना पड़ेगा। So that is ad hoc judges. Then we have
things for retired judges, which is given in Article 128. Chief Justice of India, with the President's prior approval, can ask someone who has previously been a judge of the Supreme Court or High Court to serve as a judge of the Supreme Court. मतलब मान लीजिए कि कोई हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का कोई जज है जो रिटायर हो चुका है, बट वो एक बहुत बड़ा लीगल एक्सपर्ट था और किसी केस में सुप्रीम कोर्ट फंस गया है, अब सुप्रीम कोर्ट को उस रिटायर्ड बंदे की जरूरत पड़ गई, बट अब वो बाहर से तो काम कर नहीं पाएगा, उसको दोबारा जज बनना पड़ेगा। उस टाइम चीफ जस्टिस क्या करता है? चीफ जस्टिस अगर चाहे तो किसी स्पेशल पर्पस के लिए या काम के लिए प्रेसिडेंट से अप्रूवल लेके किसी रिटायर्ड जज को वापस बुला सकता है कि इसका, वो रिटायर्ड जज सुप्रीम कोर्ट का भी हो सकता है, हाई कोर्ट का भी हो सकता है, उस रिटायर्ड जज को सीजेआई वापस बुला सकता है दैट प्लीज कम, वी नीड योर हेल्प इन समथिंग, एंड देन यू कैन अगेन लीव बैक। ठीक है, so this is the provision regarding calling back retired judges if necessary. It is mentioned in Article 128. ठीक है, so these were some key provisions and organization and procedures and the working jurisdiction of the Supreme Court that we learned about today. I really hope it was a very helpful session for you. आपको समझ में आया होगा कोर कॉन्सेप्ट्स क्या है, व्हाट आर द की आर्टिकल्स, की प्रोविजंस जो आपको जान के रखना चाहिए। ठीक है, टिल देन अब अच्छे से प्रिपेयर करिए, मैं जल्दी मिलूंगा अगले वीडियो में। ठीक है, हैव अ गुड डे अहेड। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। बाय बाय एंड